भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिफल विहीन ठहराव व्यर्थ होते हैं, इसके अपवादों सहित व्याख्या। तो ऐसे ठहराव जो कि प्रतिफल विहीन है वो व्यर्थ होते हैं। इसको हम समझते हैं कि सामान्य नियम यह है कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, क्योंकि प्रतिफल के अभाव में दिए गए सभी ठहराव एवं अनुबंध जुए के समान है। सालमंड तथा विनफील्ड ने अपनी पुस्तक अनुबंध अधिनियम में बताया है कि प्रतिफल के बिना दिया गया वचन एक उपहार मात्र होता है, जबकि प्रतिफल के बदले में दिया गया वचन एक सौदा होता है। यानी जब तक प्रतिफल नहीं होगा किसी भी अनुबंध में, तब तक वो वचन जो है वो एक उपहार के रूप में ही होगा, वो सौदा नहीं हो सकता है। एंसन भी कहते हैं कि प्रत्येक सामान्य अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में ठहराव अप्रवर्तनीय रहता है, यानी कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है। धारा 25 की शुरुआत भी यही कहती है कि प्रतिफल के अभाव में ठहराव व्यर्थ होते हैं। अतः वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है, इसके अभाव में अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। अब प्रतिफल विहीन ठहराव व्यर्थ होते हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं जिसके अंतर्गत प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। तो पहला, स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह में दिया गया कोई अगर वचन है तो धारा 25(1) के अंतर्गत यह उसका अपवाद होगा, इसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, भूतकाल में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया कोई वचन है तो धारा 25(2) के अंतर्गत यह भी अपवाद के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही अवधि वर्जित ऋण को अदा करने हेतु दिया गया कोई यदि वचन है तो धारा 25(3) के अंतर्गत होता है, तो उसको यह भी उसका अपवाद माना जाएगा। अगर निःशुल्क निक्षेप किया गया है तो वह भी अपवाद है। एजेंसी का अनुबंध है तो यह भी अपवाद है। वचन ग्रहीता द्वारा छूट कर दिया जाना यह भी अपवाद की श्रेणी में आता है। और यदि कोई दान दिया गया है, कोई भेंट दी गई है, ये इसमें भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है और ठहराव मान्य भी होगा। अब क्योंकि कहा जाता है कि अनुबंध में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ये धारा 13 से 22 तक को कवर करता है। इसमें प्रत्येक ठहराव के लिए दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी आवश्यक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही आशय से सहमत हों तो उसे सहमति कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 क्या कहती है कि सहमति केवल तब स्वतंत्र कही जा सकती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी के भी कारण ना दी गई हो। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला, उत्पीड़न के कारण, यह धारा 15 के अंतर्गत आता है। अनुचित प्रभाव धारा 16 के अंतर्गत आता है। कपट धारा 17 के अंतर्गत आता है। मिथ्या वर्णन या असत्य कथन है तो धारा 18 के अंतर्गत आता है। गलती अथवा त्रुटि ये धारा 20 से 22 के अंतर्गत आते हैं। तो इनके कारण अगर कोई सहमति नहीं दी गई है तो वो स्वतंत्र सहमति, यानी धारा 13 ये बोलती है कि सहमति होनी आवश्यक है और दूसरा धारा 14 बोलती है कि सहमति तो होना चाहिए लेकिन वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए। और स्वतंत्र सहमति किन किन चीज़ों के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए वो धारा 15 से धारा 22 तक में बताया गया है कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, असत्य वचन या गलती या त्रुटि के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, तभी वह सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी। अब जो कारण है कि जो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए तभी स्वतंत्र होगी, तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जैसे उत्पीड़न हुआ और अनुचित प्रभाव हुआ, अब उनमें अंतर समझते हैं। अंतर को समझते समझते आप उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव क्या होते हैं इसको भी हम समझ लेंगे। अब अंतर का आधार सबसे पहले परिभाषा कि उत्पीड़न होती क्या है और अनुचित प्रभाव क्या होते हैं। तो पहले समझते हैं उत्पीड़न को कि उत्पीड़न की परिभाषा क्या है। तो उत्पीड़न का आशय कोई ऐसा कार्य करने या करने की धमकी देने से है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिबंधित हो। यानी उत्पीड़न क्या है कि कोई ऐसा कार्य करने या करने की धमकी देने से है जो भारतीय दंड संहिता के द्वारा प्रतिबंधित हो, यानी ऐसे कोई कार्य जो कि प्रतिबंधित हो उस कार्य को करना या उसकी धमकी देना, ये उत्पीड़न कहलाता है।
अनुचित प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो अनुचित प्रभाव को कपट का धूर्त रूप कहा जा सकता है, जिसमें सम्मोहन, चतुराई एवं बनावटीपन से अपने शिकार के मस्तिष्क पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है। अब सहमति प्राप्त करने की विधि दोनों के अलग अलग है, उत्पीड़न के अलग है, अनुचित प्रभाव के अलग है। सहमति प्राप्त करने की विधि में उत्पीड़न में क्या है कि उत्पीड़न में सहमति बलपूर्वक या धमकी देकर ली जाती है, जबकि अनुचित प्रभाव में सहमति नैतिक या मानसिक प्रभाव डालकर ली जाती है। ठीक है। फिर आया अंतर का आधार में पूर्व में निश्चित संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उत्पीड़न की दशा में पक्षकारों में पूर्व से निश्चित संबंधों का होना जरूरी नहीं है, जबकि अनुचित प्रभाव में पक्षकारों के बीच पूर्व में निश्चित संबंधों का होना आवश्यक है। अब सहमति, तो उत्पीड़न में सहमति देने हेतु बाध्य होना पड़ता है। इसमें सहमति देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, यानी आपको अधिकार नहीं है, आपको बाध्य ही होना पड़ेगा, आपको सहमत कराया जाएगा धमकी दे करके या कार्य कराने के लिए, जो भी प्रतिबंधित कार्य है उसको कराने के लिए। जबकि अनुचित प्रभाव में इसमें सहमति देने के लिए नैतिक दबाव से प्रेरित किया जाता है। यहाँ नैतिक दबाव इस तरह से मस्तिष्क में बना दिया जाएगा कि आप उसमें सहमति देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभाव, प्रभाव के अंतर्गत देखें तो उत्पीड़न में अनुबंध को वचनदाता की इच्छा पर व्यर्थनीय माना जाता है। अनुबंध को वचनदाता की इच्छा पर व्यर्थनीय माना जाता है, जबकि अनुचित प्रभाव में अनुबंध वचनदाता की इच्छा पर व्यर्थनीय तो होता ही है, परंतु उसे पूर्ण रूप से अथवा शर्तों पर रद्द भी किया जा सकता है। अब आता है स्थान। तो उत्पीड़न भारत में या भारत से बाहर भी हो सकता है, जबकि अनुचित प्रभाव में भारत की सीमाओं में ही हो सकता है, भारत के बाहर अनुचित प्रभाव नहीं हो सकता है। ये हो गया उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर। इसका अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अब आता है कपट एवं मिथ्या वर्णन में अंतर। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि कपट क्या है और मिथ्या वर्णन क्या है और उन दोनों में अंतर क्या है। तो यदि कपट अकेले आता है तो जो कपट का जो पूरा कॉलम बना हुआ है उसको आप समझा देंगे। ऐसे ही मिथ्या वर्णन यदि अलग से आता है तो मिथ्या वर्णन का जो कॉलम है उसको आपको पूरा लिखना है, और यदि दोनों में अंतर आता है तो इसको पूरी टेबल बनानी है। अब अंतर का आधार, सबसे पहले परिभाषा। कपट की परिभाषा क्या है कि कपट में एक पक्षकार जानबूझकर असत्य बात को सत्य बताता है, वो कपट है। यानी वो जानबूझकर बता रहा है, जो उसको भी पता है कि वो बात असत्य है और उसको सत्य बता रहा है। मिथ्या वर्णन में मिथ्या वर्णन करने वाला किसी बात को सत्य जानकर कहता है, जबकि वास्तव में वह सत्य नहीं है। यानी ऐसी असत्य बात जिसको कि कहने वाला यह नहीं जानता कि वो असत्य है, तो वह मिथ्या वर्णन। अब प्रकृति, कपट जो है वो कपट को जानबूझकर किया जाता है, जबकि मिथ्या वर्णन की प्रकृति क्या है कि यह अज्ञानता वश किया जाता है या अज्ञानता वश होता है। उद्देश्य, अंतर का आधार यदि उद्देश्य लें तो कपट का उद्देश्य धोखा देकर दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए प्रेरित करना होता है, जबकि मिथ्या वर्णन में धोखा देने का उद्देश्य नहीं होकर केवल अनुबंध करने के लिए प्रेरित करना होता है। अब आया वैधता। कपट की दशा में अनुबंध वैध नहीं हो सकता है। कपट की दशा में अनुबंध वैध नहीं हो सकता, जबकि मिथ्या वर्णन की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार उचित अवधि में अनुबंध के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता है तो वह अनुबंध वैध हो सकता है। ठीक है। यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो वह अनुबंध वैध भी हो सकता है। क्षतिपूर्ति, अब कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि वो जानबूझकर उसने किया था कपट, है ना। और मिथ्या वर्णन में इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रभावी नहीं होता है।
अब सत्यता की जानकारी, कपट कपट करने वाले को सत्यता की जानकारी होती है, जबकि मिथ्या वर्णन करने वाले को सत्यता की जानकारी नहीं होती है। वो अज्ञानतावश ऐसा करता है, उसको लगता है कि यह बात सही है और इसलिए वह उस बात को बोलता है, जबकि वो वास्तव में सत्य नहीं होता है। तो ये हो गया कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर। अब इसके बाद आता है गलती या भूल। ये धारा 20 से 22 के अंतर्गत बताई गई है कि जब अनुबंध में दोनों पक्षकारों को किसी बात के संबंध में भ्रम होता है तो अनुबंध गलती से प्रभावित माना जाएगा। यदि आता है क्वेश्चन गलती या भूल को समझाइए या गलती या भूल क्या है इसकी व्याख्या कीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कि जब अनुबंध में दोनों पक्षकारों को किसी बात के संबंध में भ्रम होता है तो अनुबंध गलती से प्रभावित माना जाता है। यहाँ पर बीच में भ्रम पैदा हो रहा है। गलती दो प्रकार से होगी, या तो तथ्य संबंधी गलती होगी और दूसरा नियम संबंधी गलती। तो तथ्य संबंधी गलती क्या है? तथ्य संबंधी गलतियां होती हैं जैसे अस्तित्व संबंधी गलती, स्वत्व संबंधी गलती, पहचान संबंधी गलती, मूल संबंधी गलती, गुण संबंधी गलती एवं मात्रा संबंधी गलती। ये सभी कहलाएंगी तथ्य संबंधी गलतियां। अब आता है नियम संबंधी। ये दो प्रकार की हो सकती है गलतियां जो है, एक भारतीय कानून संबंधी गलती और विदेशी कानून संबंधी गलतियां, ये नियम संबंधी गलतियां। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर हों तो ठहराव व्यर्थ होता है। जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर हो, उनके बीच में कोई भ्रम हो, तो वो ठहराव व्यर्थ होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक पक्षकार जिसने ऐसा अनुबंध किया है जो गलती के आधार पर व्यर्थ है, उस अनुबंध को निरस्त कर सकता है या अपने विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। और यदि उसने अनुबंध के अधीन कुछ धन या वस्तु दूसरे पक्षकार को दे दिया है तो उसे वापस भी ले सकता है। साथ ही वह अनुबंध को निरस्त करने के लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ये हो गई आपकी गलती या भूल, धारा 20 से धारा 22। अब आगे पढ़ते हैं अनुबंध का निष्पादन। इसमें क्वेश्चन बनता है कि अनुबंध का निष्पादन क्या होता है, या अनुबंध के निष्पादन से आप क्या समझते हैं, अनुबंध के निष्पादन की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आप लिखेंगे अनुबंध का निष्पादन धारा 37 से 61 के अंतर्गत आता है, जहां पर अनुबंध के निष्पादन से आशय अनुबंध को पूरा करने से। निष्पादन मतलब अनुबंध आपका पूरा हो गया, तो अनुबंध के निष्पादन से आशय अनुबंध को पूरा करने से है। जब अनुबंध से संबंधित पक्षकार अपने अपने वचनों का पालन कर लेते हैं तो उसे अनुबंध का निष्पादन कहते हैं। निष्पादन हमेशा पूर्ण होना चाहिए। वचनों का आंशिक पालन निष्पादन नहीं होता है। निष्पादन जो भी होगा वो पूर्ण होगा, आंशिक आधा काम कर दिया वो निष्पादन नहीं कहलाएगा वचन। तो अनुबंध का निष्पादन कब होगा? जबकि अनुबंध का काम पूरा हो गया है। अनुबंध के निष्पादन से संबंधित अनुबंध अधिनियम की धाराएं इस प्रकार हैं। धारा 37 से धारा 39 में क्या बताया गया है? अनुबंधों के अनुपालन के बारे में पक्षकारों का दायित्व क्या है, इस संबंध में बताया गया है। ऐसे ही धारा 40 से धारा 45 में अनुबंधों का निष्पादन कौन करेगा, इसके बारे में बताया गया है। धारा 46 से धारा 50 में अनुबंधों के निष्पादन का समय एवं स्थान क्या होगा, इसके बारे में बताया गया। धारा 46 कहती है कि अनुबंधों का उचित समय में निष्पादन हो जाना चाहिए। जो भी समय उसमें निर्धारित किया गया उस समय में निष्पादन हो जाना चाहिए, अनुबंध पूरा हो जाना चाहिए। धारा 47 कहती है कि जहां तक हो सके वचन का निष्पादन कारोबार के काम के घंटों में ही होना चाहिए। और जहां आगे धारा 48 बोलती है कि नियत तिथि, उचित स्थान एवं उचित समय पर निष्पादन का उल्लेख होता है। जहां पर तो धारा 49 कहती है कि यदि स्थान का उल्लेख नहीं है तो वचनदाता का कर्तव्य है कि वह नियत स्थान के लिए पूछे। धारा 50 के अनुसार ऐसी रीति एवं समय पर निष्पादन किया जाना चाहिए जो निर्धारित किया गया हो। सबसे पहले यदि अनुबंध में स्थान बताया गया है, नियत तिथि बताई गई है, तो उस स्थान पर या उस तिथि पर
वह निष्पादन हो जाना चाहिए। 49 क्या बोलती है, अगर वो लेख नहीं है तो वचनदाता का कर्तव्य है कि वो नियत स्थान के लिए वह पूछे कि किस स्थान में इसको पूरा करना है, कितने समय में करना है। धारा 50 बोलती है कि ऐसी रीति और समय पर निष्पादन किया जाना चाहिए जो निर्धारित किया गया हो। अब धारा 51 से धारा 58 में अनुबंधों में पारस्परिक वचनों के निष्पादन के नियमों के बारे में बताया गया है। इसी के अंतर्गत धारा 56 में असंभव कार्य हेतु अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं, यह भी बताया गया है। धारा 59 से धारा 61 में अनुबंधों के निष्पादन का समय एवं स्थान क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से अनुबंध का निष्पादन यानी अनुबंध का पूरा हो जाना, जो कि धारा 37 से धारा 61 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में अलग अलग इसके बताया गया, वर्णन किया गया। अब अनुबंध का समापन तो धारा 62 से 67 के अंतर्गत बताया गया। वहां तो अनुबंध का निष्पादन जहां पूरा हो गया अनुबंध, अब यहाँ बताया अनुबंध का समापन कैसे होगा। तो अनुबंध होते ही पक्षकारों के दायित्व उत्तरदायित्व की उत्पत्ति हो जाती है। जब पक्षकारों की इन उत्तरदायित्वों से मुक्ति हो जाती है तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। जैसे ही अनुबंध हुआ तो जो भी पक्षकार हैं उनके उत्तरदायित्व निर्धारित हो गए, और जब ये उन उत्तरदायित्व जो निर्धारित हो चुके हैं उनसे उनको मुक्ति मिल गई तो अनुबंध समाप्त माना जाए। अब अनुबंध समापन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो सबसे पहली जो विधि है वो जो अभी अपन ने पढ़ा, अनुबंध का निष्पादन। पहली विधि क्या है, निष्पादन द्वारा, जो धारा 37 से धारा 61 तक में दी गई थी और जिसका हमने अभी वर्णन किया। जैसे ही अनुबंध के वचन पूर्ण हो जाते हैं अनुबंध का निष्पादन हो जाता है। जो पक्षकार हैं उन्होंने जो जो वचन निर्धारित किए थे, जो जो वचन दिए थे, पारस्परिक वचन निर्धारित किए थे, वो पूर्ण यदि हो गए तो वचन का निष्पादन हो गया और निष्पादन के द्वारा अनुबंध समापन हो गया, अनुबंध का समापन हो गया। तो परिणाम स्वरूप अनुबंध का समापन हो जाता है। अब दूसरा, पारस्परिक सहमति द्वारा। अब निष्पादन नहीं हुआ, दोनों के वचन पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आपस में सहमति बना ली। धारा 62 से 63 में जो दिया हुआ है कि यदि दोनों पक्षकार आपस में अनुबंध को समाप्त करने हेतु सहमत होकर नियमानुसार अनुबंध समाप्त कर देते हैं तो अनुबंध का समापन हुआ माना जाएगा। यहाँ निष्पादन नहीं हुआ, वचन की पूर्ति नहीं हुई, लेकिन दोनों पक्षकार, जितने भी जो भी पक्षकार हैं, उन दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति, पारस्परिक सहमति के द्वारा उस अनुबंध को समाप्त करने के लिए वो लोग सहमत हो गए। ये धारा 62 से 63 में बताया गया है। तीसरा, अनुपालन की असंभवता द्वारा। अब पहला जो था उसमें वचन का निष्पादन हो गया था, यानी वचन पूरे हो गए थे। दूसरे में क्या हुआ कि दोनों ने आपसी सहमति बना ली कि हम ये अनुबंध समाप्त कर। अब तीसरे में क्या हो रहा है कि अनुपालन जो होना चाहिए, जो वचन है या अनुपालन जो होना था वो असंभव हो गए हैं, यानी वो वचन पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो धारा 56 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि अनुबंध करने के उपरांत उक्त कार्य असंभव हो जाता है, जो भी उस कार्य करने के लिए अनुबंध किया गया है वो कार्य असंभव हो गया है, तो ऐसी दशा में अनुबंध का समापन हो जाता है। चौथा, किसी कानून के लागू होने पर, यदि कोई राजनियम या कोई कानून यह निर्धारित कर देता है कि यह अनुबंध समाप्त हो जाएगा, या तो उसमें धारा 37 के प्रभाव से उसमें दिया हुआ है कि यदि राजनियम के प्रभावशील होने पर कोई पक्षकार दायित्व से मुक्त हो जाता है तब भी अनुबंध समाप्त माना जाएगा। यानी किसी कानून ने ही उस अनुबंध के पक्षकार को दायित्व से मुक्त कर दिया है तब भी अनुबंध का समापन माना जाएगा। अब इसके बाद महत्वपूर्ण कोई परिवर्तन हुआ है उसके कारण भी हो सकता है। धारा 39 के प्रभाव कि यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है, वो हो गए चार, ये पांचवा है, नंबरिंग इसमें गलत दिख रही है। चार वहाँ हो गए, पांचवा है महत्वपूर्ण परिवर्तन। धारा जो 39 के प्रभाव से कि यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है तो अनुबंध समाप्त हो गया माना जाएगा। अब छठवा जो है अनुबंध के खंडन से। धारा यह भी 39 के प्रभाव से है कि एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के खंडन करने से दूसरा पक्षकार अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
यदि एक पक्षकार ने अनुबंध का खंडन कर दिया तो दूसरा अपने आप उसको समाप्त कर सकता है। अब सातवां जो है, अवधि के समाप्त होने पर, ये किस के अंतर्गत है? ये मर्यादा अधिनियम के प्रभाव से आता है। यदि अनुबंध में निर्धारित तिथि के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता है और भुगतान न होने के बाद निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुबंध समाप्त माना जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए उदाहरण देखो। आ बा को 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपए का ऋण दे देता है। वर्ष पूरा होने पर आ बा से ऋण वसूली के लिए कहता है, लेकिन बा अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है कि भाई हम ये 20,000 रुपए नहीं दे पाएंगे। मर्यादा अधिनियम के अनुसार भुगतान तिथि से 3 वर्ष में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो आप बा के प्रति उक्त अवधि के अंदर यदि वाद प्रस्तुत नहीं कर पाता है, यानी 3 वर्ष के अंदर यदि आप बा के प्रति उक्त वाद प्रस्तुत नहीं करता है, केस नहीं लगाता है, आवेदन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में यह ऋण समय वर्जित कहा जाएगा और फिर आ न्यायालय की शरण उसके बाद नहीं ले सकता। ये अवधि के समाप्त हो जाने पर होता है, तो अनुबंध का समापन हो जाए। तो ये हो गए। अब आता है अनुबंध का खंडन एवं उपचार या परिणाम। ये धारा 73 से धारा 75। आपको याद होगा हमने बोला था कि जो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर है उसके सिलेबस में जो पहली यूनिट में है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वहाँ लिखा हुआ है सामान्य उपबंध, है ना, या सामान्य अनुबंध। ये जो उपबंध दिए हुए हैं सामान्य, वो धारा 1 से 75 तक की हैं, यानी आपको धारा 75 तक ही पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ये आखिरी धाराएं चल रही हैं, धारा 73 से 75, जिसमें दिया हुआ है अनुबंध का खंडन एवं उपचार या परिणाम। जब अनुबंध का एक पक्षकार बिना किसी उचित या वैध कारण के अनुबंध से संबंधित अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो इसे अनुबंध भंग या अनुबंध का खंडन कहते हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार एक उचित हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है, क्या बोला है कि जब अनुबंध का एक पक्षकार बिना किसी उचित या वैध कारण के अनुबंध से संबंधित अपने कर्तव्यों को पूरा ही नहीं करता, बिना कारण के, यानी बिना उचित कारण के ही वो अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, तो इसे अनुबंध भंग या अनुबंध का खंडन कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार यानी जो दूसरा पक्षकार है वो एक उचित हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। अनुबंध भंग या खंडन के प्रति उपचार ऑब्लिक परिणाम। अब यदि अनुबंध भंग हो गया या खंडन हो गया तो उसका क्या उपचार हो गया या क्या परिणाम हो गए? एक पक्षकार द्वारा अनुबंध खंडन या भंग करने से दूसरे पक्षकार को निम्नलिखित उपचार प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले कि वो निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है, उसको भी फिर जरूरी नहीं कि उस अनुबंध को पूरा करे, यानी अनुबंध समाप्त मान लिया जाएगा क्योंकि उसके उत्तरदायित्व खत्म हो जाएंगे, उसके उत्तरदायित्व से उसको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, क्षतिपूर्ति या हर्जाना हर्जाना प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको। तीसरा, अपने द्वारा किए गए कार्य का उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, यानी उतने समय के लिए जो उसने कार्य किया है उसका जितना भी पारिश्रमिक उचित बन रहा है उसको पाने का भी उसको अधिकार प्राप्त हो सकता है, हो जाता है, वह उससे वो पारिश्रमिक मांग सकता है। चौथा, क्षतिपूर्ति का उपचार न होने पर अनुबंध पूरा कराने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। और पांचवा, न्यायालय से किसी कार्य को ना कराने हेतु किसी पक्षकार के लिए निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकार मिल जाता है। वो न्यायालय की शरण में जा सकता है और उस पक्षकार से के लिए निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकार वो उसको मिल जाता है। तो ये हो गए आपके धारा 1 से लेके 75 तक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, जो आपकी सिलेबस में है, पहली यूनिट में है, यानी इस तरह से आपकी पहली यूनिट यहाँ पर पूरी हो जाती है। अगली यूनिट, दूसरी यूनिट जो हम अगली यूनिट करेंगे उसके लिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।